नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग वोकल कॉर्ड में अगर पैरालिसिस हो जाता है तो हम लोग उसको किस तरह से देखते हैं। हमारे पास आयुर्वेद में अर्दित नाम का व्याधि बताया है और पक्षाघात नाम का व्याधि बताया या अर्धांगवात, उसमें वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है। तो उसकी चिकित्सा हम लोग को किस तरह से करनी चाहिए, तो मैं उसमें क्या मसल्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, पैरालाइज हो जाता है तो क्या सोचना चाहिए, ये सब हम लोग विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अनुभवी वैद्य लोग भी हैं, जैसे कंचन मैम है, महेंद्र सर हैं, डॉक्टर महाजन सर हैं। तो ये लोग भी अपना अपना अनुभव बताएंगे। तो मैं यहाँ पर अपने आप को हटा के पीपीटी को दिखा के और आप लोगों से सारा चीजें बताने वाला हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी लोग अपना अपना अनुभव जो बताते हैं, इसका काम बहुत सारे लोगों को आता है जिनको हम जानते भी नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो ज्ञान का प्रचार होना ही चाहिए, डिस्कस होना ही चाहिए, क्योंकि संभाषा जो रहता है वो बुद्धिवर्धन में श्रेष्ठ रहता है। एक वैद्य अपना चिकित्सा करता है तो उसका एक लिमिटेशन है। जब संभाषा होती है तो बहुत सारा नॉलेज शेयर होता है, वो बहुत काम आता है। तो जब हम वोकल कॉर्ड पैरालिसिस बोलते हैं, तो जो वोकल कॉर्ड में जो इम्पल्सेस जा रही हैं वह कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती हैं। उसके वजह से जो मसल्स हैं वोकल कॉर्ड के, जो अपना स्वर यंत्रिका है, उसमें बाधा आ जाती है और उसका पैरालिसिस हो जाता है। जैसे कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है, राइट कॉर्ड अबडक्टेड, लेफ्ट कॉर्ड पैरालिसिस। लेफ्ट कॉर्ड जो है वोकल कॉर्ड का एक साइड जो है लेफ्ट साइड है वो पैरालाइज्ड हो गया है और ये इस साइड का खिंचाव हो गया है बहुत ज्यादा। तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस जो रहता है उसकी वजह से इंसान को बोलने में तकलीफ होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। वोकल कॉर्ड जो रहता है उसको वोकल फोल्ड भी बोलते हैं, और जिससे हमें आवाज निकलती है, जो हम लोग बोलते हैं परा, पश्यंती, वरा, वैखरी और वाणी, ऐसे चार वाणी रहती है। तो जो वाणी है वो गले से, वोकल कॉर्ड से निकल के आती है, फिर मुंह में आती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है संस्कृत में कि कुछ व्यंजन और स्वर, तालव्य, कंठ्य, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, एचो यवानम, अकु विसर्जनम कंठ, रुटु रसानम मूर्धा, लुरु तसानम दंता, वो फिर स्वर बन के और भाषा बन के निकलता है। तो अगर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया तो इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है, और वो न कोई भी खाना निगल नहीं पाते हैं, खाना खा नहीं पाते हैं, कुछ पी नहीं पाते हैं, सलाइवा भी अंदर नहीं जा पाता है, और ट्रकिया जो है विंड पाइप वो भी चोकअप हो जाता है, और उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है। तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के बहुत सारे कारण होते हैं। वहां पे जो नर्व है वो अगर सर्जरी में,
जैसे कि ये ट्रैकियोस्टॉमी कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके वजह से हो सकता है। जब लोग वेंटिलेटर पे पेशेंट को लगा रहे हैं उस टाइम पे कुछ इंजरी हो गया, उससे हो सकता है। या कुछ कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर होते हैं, उसमें हो जाता है। या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, इन सब कारणों से ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाता है। वैद्य कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। आपने कुछ पेशेंट देखे हैं पैरालिसिस के या किसी के भी? आपका कोई अनुभव है तो वो आप जरूर बताइए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ। सर मैंने देखे हैं, अर्दित के भी देखे हैं और वोकल कॉर्ड पैरालिसिस वाले भी पेशेंट मैंने देखे हैं। अर्दित में तो बिल्कुल डिविएशन ऑफ माउथ दिखता है। एक आंख पूरी बंद हो जाती है, जो साइड का मतलब दक्षिण का है या वाम भाग का जो है, तो उसमें वो साइड में ही उसका मुंह बिल्कुल डेविएटेड हो जाता है। मुंह से लार निकलती है। पेशेंट को ऐसे बिल्कुल खिंचाव महसूस होता है। पर हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो ये पूरा पेशेंट ऑलमोस्ट मतलब मैं बोलूँगी 100% क्योर हो जाता है। मैंने वोकल कॉर्ड वाला भी देखा है जिसको वो बोलते समय बहुत परेशानी हो रही थी और उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था गले में बहुत है। और मतलब कि वो उसको लग रहा था मुझे हो क्या हो गया है उसको, मतलब एक दिन रात भर रात एक दिन पहले उसको अच्छे से बात करने हो रहा था, सब चीजें अच्छे से हो रही थी, खाने में कोई परेशानी नहीं हो रही होती, और नेक्स्ट डे उसको रात में जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद वो जब दूसरे दिन आया मेरे पास तो वो बोलता है मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर डायग्नोस करने के बाद ये कहीं जाके वो पता चला कि वो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है। और इस वजह से वो पेशेंट में जो भी मतलब उसको बात करने में जो परेशानी हो रही थी और खिंचाव जो हो रहा था, वो पूरा मतलब एक शोष हो जाता है उस साइड से, वोकल कॉर्ड से। तो उसको खाने में भी परेशानी हो रही थी, सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई दिए। फिर बाद में सर मैंने वो पेशेंट को ट्रीट तो किया, पर मुझे फिर बाद में उसका ये मतलब वो पेशेंट वापस नहीं आया, तो मैं बता नहीं पाऊंगी कि उसको कितना अच्छा रिजल्ट मिला। पर बाकी हम आयुर्वेद के पेशेंट मैंने काफी अच्छे से ठीक किए हैं। और बिल्कुल हम आराम से आयुर्वेद के मेडिसिन से, बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम अच्छे से रसकल्प है, चूर्णवती गुटिका, सब हम देख के, और कुछ मर्म थेरेपीज है, हम अग्निकर्म है, विद्ध कर्म है, और हम पंचकर्मा की ट्रीटमेंट करा सकते हैं, स्नेहन स्वेदन करा के बहुत सारे अच्छे फायदे दे सकते हैं सर पेशेंट को। जी सर। यहाँ पे हमें ना वोकल कॉर्ड पे मैंने गंडूज भी चलाया था, पर मुझे उसका रिजल्ट देखने को मिला ही नहीं, वो पेशेंट आया ही नहीं मेरे पास एक्चुअली। जी सर। हाँ, तो वोकल कॉर्ड जो रहता है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो दो फ्लेक्सिबल बैंड होता है मसल टिश्यू का। और जो विंड पाइप जो रहता है ट्रकिया, उसके बीच में ये ऐसे मसल्स का टिश्यू रहता है, फ्लेक्सिबल बैंड रहता है। जब हम बोलते हैं ना तो ये जो दोनों बैंड है वो पास आते हैं और वाइब्रेट करते हैं, जिससे आवाज आती है। आवाज करने के लिए दो बैंड चिपक जाते हैं, और जब नीचे से प्रेशर आता है हवा का, तो वहां से जो वाइब्रेशन निकलता है उससे ही आवाज निकलता है। बाकी टाइम जो रहते हैं जब हम नहीं बोलते हैं तो वह रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, ओपन पोजीशन में रहते हैं, और वो सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए इजी अलाउ करते हैं सांस को जाने के लिए, आने के लिए। जब वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है तो एक वोकल कॉर्ड पैरालाइज्ड हो जाता है। अगर दोनों वोकल कॉर्ड अफेक्टेड होते हैं, राइट और लेफ्ट, तो उसमें और ज्यादा बोलने में तकलीफ होती है, तो उसमें और ज्यादा सांस लेने में और स्वॉलो करने में तकलीफ होती है। तो साइन सिम्टम क्या होता है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का? आप सबके सब डॉक्टर्स हैं, अभी आपने बोल दिया कि अर्दित होता है, पैरालाइज्ड होता है, कवल करना है, गंडूश करना है, लेकिन हमें एनाटॉमिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं यह हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक साइड का हुआ है कि दोनों साइड का हुआ है, तो हमें ना अच्छे से जो इन्वेस्टिगेशन होता है, एमआरआई का रिपोर्ट होता है, पेट स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, उसमें हमें अच्छे से समझ आता है। ज्यादातर तो पेट स्कैन ज्यादा अच्छा रहता है या एमआरआई रहता है, उसमें हमें पता चलता है कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो हमें एनाटॉमी मालूम होनी चाहिए। एनाटॉमी मालूम हुआ तब हम चिकित्सा करें तो ज्यादा सफल चिकित्सा होती है। कोई भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करा लेना गलत नहीं होता है। एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट है वो हमें जानना है। मेडिसिन आप आयुर्वेदिक ही देंगे, लेकिन हाँ ठीक है। तो साइन सिम्टम क्या होता है? तो ब्रीदिंग क्वालिटी जो रहती है वॉइस की, वह खराब हो जाती है। आवाज जो है वो हॉर्सनेस ऑफ आवाज,
वॉइस, मतलब वॉइस है वो एकदम अजीब तरह का, जैसे गला बैठा है, स्वर भेद होता है, या टेढ़ा मेढ़ा आवाज निकल रहा है, अच्छे से नहीं निकल पा रहा है। जब सांस लेते हैं तो बहुत आवाज आती है, नॉइजी ब्रीदिंग जो बोलते हैं वो होता है। वोकल पिच है वो बिगड़ जाता है। खांसते टाइम या खाना खाते टाइम, सलाइवा को निगलते टाइम, या फिर पानी पीते टाइम कुछ ना कुछ चोकिंग होता है या खांसी आती है। फिर उसके बाद में बहुत बार सांस लेना पड़ता है, बोलते टाइम बहुत बार सांस लेना पड़ता है, तब थोड़ी सी आवाज निकलती है। जोर से बोलने में तकलीफ होती है। उसी तरह से धकार लेने में तकलीफ होती है, कुछ निगलने में तकलीफ होती है। बार बार गले को साफ करना पड़ता है, उसमें बलगम जो है वो निकालना पड़ता है। और कभी भी खांसी आती है, अचानक ही खांसी उठ जाती है। तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है, उसके कारण क्या होते हैं? अभी तो मैंने साइन सिम्टम्स बताए। तो उसके कारण होते हैं कि वोकल कॉर्ड में कहीं ना कहीं इंजरी हो गया, सर्जरी हो गया, ऊपर अपर चेस्ट में डैमेज हो गया नर्व में, या नेक में हो गया, या ट्रैकियोस्टोमी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो तो सही करते हैं ट्रैकियोस्टोमी, लेकिन जिसको नहीं आता है और कहीं ना कहीं इंजरी हो गई, तो वोकल कॉर्ड में वो प्रॉब्लम कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड का अगर सर्जरी हो रहा है, थायराइडेक्टोमी हो रहा है, या पैराथायराइड का ग्लैंड निकाल रहे हैं, या इसोफेजस इसोफेगस में कोई सर्जरी हो रहा है, नेक में हो रहा है या चेस्ट में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कि नर्व में इंजरी हो गया और उसकी वजह से वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया। इसी तरह से नेक और चेस्ट में इंजरी हुआ, वो हो सकता है, या वोकल कॉर्ड में खुद डायरेक्ट इंजरी हो गया, वह भी कारण हो सकता है। इसी तरह से स्ट्रोक जब बैठता है ब्रेन पे, हाई बीपी की वजह से या इस्चेमिक चेंजेस की वजह से इन्फेक्शन होता है तब। तो जब स्ट्रोक होता है ना, तो जो ब्लड फ्लो जो है वह अगर रुक गया है, तो वह वोकल वॉइस बॉक्स में भी जो मैसेजेस ब्रेन सिग्नल देता है, ब्रेन जो सिग्नल देना है वो भी नहीं दे पाता है। तो इंसान स्ट्रोक के कंडीशन में, पैरालिसिस के कंडीशन में भी कहीं ना कहीं उस जो सिग्नल का प्रॉब्लम है, ब्रेन से वोकल कॉर्ड को जो सिग्नल आता है वह गड़बड़ा गया, इसलिए इंसान को वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है, बोल नहीं पाता है। इसी तरह से ट्यूमर होते हैं, कैंसरस हो गया या बिनाइन हो गया, नॉन कैंसरस हो गया, वो अगर आसपास कहीं बढ़ गया, कोई गांठ आ गई, तो उसकी वजह से हो सकता है। जो मसल्स में, कार्टिलेजेस में, जो वॉइस बॉक्स का कार्टिलेज है उसके साइड में, वहां अगर ट्यूमर हो गया, तो उसके वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। या इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे कि सर्जरी हुआ है, अर्थराइटिस है, उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है, सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो वो क्या करेगा, वोकल कॉर्ड के उधर जाके वो इन्फेक्शन फैल के, और वहां पे वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करने की वजह से वोकल कॉर्ड को खोलने में, बंद करने में तकलीफ देगा। और उस और वो फिर आगे बढ़ के पैरालाइज्ड हो सकता है। वो क्योंकि संप्राप्ति ऐसी और स्थान संशय ऐसा हो रहा है कि वहां वात का प्रकोप हो रहा है, और एक साइड में पैरालाइज्ड हो रहा है, एक साइड में। तो ये जो लैरिंग्स का नर्व है वहां डैमेज हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से हो गया। या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें जो माइलिन शीथ है या ड्यूरामेटर पियामेटर जो है ब्रेन में, एरेक्नाइड मैटर, उसमें अगर स्क्लेरोटिक चेंजेस, लीजन्स हो रहे हैं, उससे फिर वो बढ़ते बढ़ते नर्व में इन्फेक्शन आके लीजन बढ़ते बढ़ते वो हो सकता है। या पार्किंसन डिजीज में वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है। तो इसका हम लोग कैसे डायग्नोसिस करें? वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, इंसान ऐसे दिख रहा है कि बोल नहीं पा रहे हैं, उसको मुंह टेढ़ा हो गया, अर्धित्वाद हो गया है, मुंह एक साइड टेढ़ा हो गया है। लेकिन और अगर हमें देखना है तो एंडोस्कोपी रहता है, जिसको वीडियो स्ट्रोबो स्ट्रोबो लैरिंजोस्कोपी बोलते हैं। वो एक अलग तरह का स्कोप रहता है, SCOP, वो PE स्कोप स्कूप रहता है, वो डालते हैं, उसमें बहुत छोटा सा कैमरा रहता है, और वो छोटा कैमरा जो रहता है लार्जर कैमरा से जुड़ा हुआ रहता है। उससे एक एक चीज हमें पता चलता है कि वोकल कॉर्ड में कहाँ पे पैरालाइज्ड हो गया है। अभी ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन, और वोकल कॉर्ड, मतलब ये तो ऐसा है कि ये कैसा रहता है। एक साइड में पालसी है तो किस साइड से दिख रहा है ये आपको दिखेगा। वोकल कॉर्ड कहाँ रहता है ये आप लोग देखिए, ट्रैकेस्टोमी कर रहे हैं तो वो नीचे ही किया जाता है, लेकिन अगर करते टाइम किसी को मालूम नहीं है या कुछ गलती हो गया, तो ऊपर वोकल कॉर्ड के जो नर्व सप्लाई है उसको वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा और ऐसा हो जाता है। इसी तरह से
वोकल कॉर्ड देखिए कहाँ कहाँ है, मैंने आप लोगों के लिए ये सब लेके आया है। अब वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो गया है, तो ब्लड ब्लड टेस्ट स्कैन वो तो हम करते हैं कि मतलब नर्व में कोई इन्फ्लेमेशन गया है क्या, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ गए हैं तो उससे भी हमें पता है। एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, लंग का फंक्शन टेस्ट करते हैं, और ब्लड का फंक्शन कैसा हो रहा है, उसमें मोनोफिल्स कैसे हैं, बेसोफिल्स कैसे हैं, मोनोसाइट्स कैसे हैं, वो सारा चीज हमें टीएलसी वगैरह सबसे पता चल जाता है। इसी तरह से इसमें चिकित्सा क्या देते हैं, तो वहां पे एलोपैथी डॉक्टर जो हैं वो ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी देते हैं या वॉइस थेरेपी देते हैं। उसमें कुछ एक्सरसाइजेस बोलते हैं जो वोकल कॉर्ड को स्ट्रेंथ देता है, ब्रीदिंग कंट्रोल करके स्पीच को ठीक किया जाता है, या जो वहां पे जो भी मतलब जैसे हम प्राणायाम करते हैं वैसे वो लोग भी कुछ सांस लेने का छोड़ने का वो करते हैं, उससे वो करने ठीक करने का कोशिश करते हैं। अब आयुर्वेदिक व्यू मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ बताएं, फिर मैं और भी बताऊंगा। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो गया है, तो इसको आप लोग क्या सोचते हैं? डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो मैं बोलता हूँ, वो सुनिए। आयुर्वेद में माधव निदान अगर हम लोग देखेंगे, वात व्याधि निदान, उसमें अर्धित वात के बारे में क्या बताया है? उच्च व्याहरतो अत्यर्थम खादत कठिनानि वा हसतो जृंभतो वापि भारा विषम शाइनः शिरो नासोष्ट चिबुक कला ललाटे क्षण संदिग्ध अर्ध्यत्यतो निलो वक्त्रम अर्दितम जनित्यतः वक्री भवति वक्त्रार्धम ग्रीवा चाप्य वर्तते शिरश्चलति वाक् संगो नेत्रादीनां च वैकृतम ग्रीवा चिबुक दंतानां तस्मिन् पार्श्वे च वेदना यसाग्रजो रोम हर्षो वेपतुर्नेत्र माविलम वायुर्ध्वम त्वचि स्वापस तोदो मन्या हनुग्रह तस्मम अर्दितिम प्राहु व्याधिम व्याधि विचक्षणा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान वायु का प्रकोप कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो बहुत जोर से चिल्ला के बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, अति कठिन पदार्थों का सेवन कर रहा है, जोर से हंस रहा है, जम्भाई ले रहा है, भार वहन कर रहा है, ऊंचे नीचे जमीन पे सो रहा है, जो समतल नहीं है ऊंचे नीचे जमीन पे कैसे भी सो रहा है, तो प्रकुपित हुआ वायु जो है वह, देखिए विषम शैया भी एक कारण बताया है। ये एलोपैथी साइंस नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आयुर्वेद बोलता है वायु का प्रकोप है, वायु इतना डेंजरस है, अगर प्रकुपित हो गया अगर ये प्राकृत है तो बहुत अच्छा है वायु, लेकिन ये शैतान बच्चा भी है, अगर इसको किसी ने परेशान किया तो ये भी छोड़ेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, प्रकुपित वायु जो है वो सिर में, नासा में, ओष्ठ में, हनु में, ललाट में, नेत्र संधि, नेत्र से संधियों को व्याप्त करके अनेक प्रकार की विकृति करता है, उसको हम अर्दित व्याधि बोलते हैं। उसमें चेहरे का भाग एक वक्र साइड में हो जाता है, गर्दन एक बाजू में झुक जाती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, शिर कंप होता है, वाक संग होता है। जब ये वाक संग बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो गया है। इसके साथ में नेत्र, नासा, ग्रीवा, हनु और जो ये ग्रीवा है, नासा, इन सब में विकृति और पीड़ा होती है, बहुत पेन होता है। मुख के आधे भाग में स्नायु विकलांग हो जाते हैं, इसमें एक बाजू में शिथिल्यता आती है, लूज पड़ जाता है। इस कारण प्राकृत शरीरार्थ की एक तरफ की वायु सभी अवयव खींचे जाते हैं, रोगी बोल नहीं सकता है, खाते समय द्रव्य पदार्थ मुंह से बाहर निकलते हैं, वह सीटी नहीं बजा सकता है, चेहरे की अन्य क्रिया भी नहीं होती है, मतलब वो मुंह हिलाना चाहे, हंसना चाहे, रोना चाहे, वो रो नहीं पाता, हंस नहीं पाता है। तो ऐसे अर्धितवाद का एक एग्जाम्पल जो अनुपम खेर जी हैं, जब वो था ना, हम आपके हैं कौन, वो एक मूवी था, उसी टाइम पे उनको अर्धितवाद का अटैक आया था। तो उनको बोला गया कि आप मत करो ये रोल, हम किसी और को लेंगे, तो बोले नहीं, मैं इसी में कॉमेडी करके दिखाऊंगा। तो उनका वो मूवी में कहीं कहीं मुंह टेढ़ा हुआ दिखता है, वो उन्होंने बताया था कि मैंने उस, लेकिन उनका आवाज नहीं बैठा था। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस वाले पेशेंट तो हमको अपने प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, जिनको फेशियल पैरालिसिस हो गया, बेल्स पाल्सी हो गया है, पूरा पैरालाइज्ड हो गया है, वो हमें अपने प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। तो इसमें रक्त धातु की भी दुष्टि हो जाती है। आप लोगों ने वो मूवी देखा था गुरु मूवी, जिसमें धीरू भाई अंबानी जी का दिखाया था, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का मूवी आया था, 2007 या 8 में आया था। उसमें जब वो आदमी को जब आता है, जो धीरू भाई अंबानी बना था, अभिषेक बच्चन, उसका जब पैरालिसिस होता है तो वो बोल नहीं पा रहा होता है, उसमें ये क्लियर दिख रहा था कि उसका वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, वो बोलते टाइम उसको कुछ तो टेढ़ा टेढ़ा बोलता था।
तो ये शरीरार्धम एकम वायु प्रपद्यते, मुख विकृति के साथ हाथ पैर जंघा उरुम, इसमें भी वर्ण ये होता है, दृष्टि होती है। और चरक में संप्राप्ति का वर्णन करते समय रक्त धातु की दृष्टि भी बताइए, क्योंकि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनती है, तो रक्त की भी दृष्टि होती है। मेद का भी उपधातु अगर हम कंडरा और स्नायु बोले तो वहां पर मेद की भी दृष्टि है, रक्त की भी दृष्टि है, मांस की भी दृष्टि है, क्योंकि मसल्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। आयुर्वेद में अर्दित के वातज पित्तज कफज टाइप बताए हैं, और इसमें चिकित्सा जो है वो क्या बताए, एनाटॉमिकली हम लोग जान गए, और चिकित्सा भी हमें मालूम है कवल गंडूश करना है, लेकिन सिस्टमेटिकली करें तो और अच्छा रहता है। इसमें बाह्य स्नेहन, स्नेहपान, स्वेदन, नस्य, वातग्न भोजन, अभ्यंतर स्नेहपान के साथ अन्य स्नेहोपक्रम करने पड़ते हैं। वातग्न द्रव्यों से सिद्ध तेल से नावन करना है, नस्य देना है, शिरपूरण, कर्णपूरण, गंडूश ये सब करना है, कोष्ण तेल से गंडूश करना है, कवल धारण करना है, व्याधि प्रतिनिक उपचार करना है। स्नेहन के बाद स्वेदन करना है, स्वेदन के लिए नाड़ी स्वेद देना है दूर से आंखें बंद करके, एरंडमूल, रासना, दशमूल, निर्गुंडी, या आंखों पे गीला कपड़ा, गीला कॉटन का स्वैब ऐसे करके आंखों को ऐसे ढक दें और तब नाड़ी स्वेद दें, आंखों को प्रोटेक्ट करना है। तो एरंडमूल, रासना, दशमूल, निर्गुंडी आदि वातग्न द्रव्यों के क्वाथ से नाड़ी स्वेदन करना है। इसी तरह से उपनाह करना है तो गोधूम का, गेहूं का चूर्ण है, गेहूं का आटा लेना है, तेल लेना है, या अनुपमास से उसको उपनाह बनाना है, पोटली जैसा बना के, और उससे करना है। उसी तरह से औषधि द्रव्यों में कुपिलु के द्रव्य हैं, जैसे महावाद विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, भल्लातक आसव, ये देना है, और योगराज गुगुल देना है। महावाद विध्वंसक रस सबसे अच्छा है। वातज अर्दित के लिए दशमूल क्वाथ, बला क्वाथ, तृणमूल, पंचमूल क्वाथ दूध के साथ देना है, या माश, मोदक, उड़द के अन्य पदार्थ मक्खन के साथ खाने को देना है। आहार में दूध और मांस का प्रयोग करना है। पित्तज अगर टाइप है, वहां पे दाह पाक है, तो स्नेह स्नेहपान के लिए गोघृत उपयोगी है, रक्त मोक्षण भी करना है। कफज अर्दित है या कफज टाइप है यहाँ पे, तो बृहण करना है, और शोथ अधिक है तो वमन करना बहुत अच्छा रहता है, अगर वमन कर सके तो। वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस है तो वमन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नस्य करना बहुत जरूरी होता है। और इसी में चिकित्सा में बहुत सारे द्रव्य हमारे आयुर्वेद में बताए हैं, जैसे कि एकांग वीर रस, रसराज रस, फिर योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, महावाद विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, वात गजांकुश रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक की चिंतामणि रस, ये बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग और कुछ बताइए तो मैं और बताता हूँ। डॉक्टर पल्लवी मैम, आपने देखे हैं वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के पेशेंट? आपका कोई अनुभव है नॉर्मल पैरालिसिस के पेशेंट में ऐसा देखा है क्या? पूजा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर कंचन मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं हाँ सर, पूजा, मैंने नहीं देखा है ऐसा कभी। आप देखेंगी, आपके पास पेशेंट आने वाले हैं, इसलिए हम आपके जी लिए सर। सब ये देते हैं कि आप देखिए, और फिर चिकित्सा करना बहुत इजी हो जाएगा, सब दिमाग में रहेगा तो। जी हाँ सर, श्योर हाँ श्योर सर। ठीक है। इसमें हम लोग और भी कुछ, अभी हम स्वर अगर हम लोग देखें तो उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांशरित वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। तो उदान वायु जो है उसकी विकृति होती है, तो उसमें उदान वायु से ही स्वर निकलता है। नाभि से जब वायु निकलती है, परा पश्यंती, परा पश्यंती, वैखरी और वाणी, ऐसे चार तरह का वाणी होता है। तो जो कंठ से नीचे रहती है वो वाणी अव्यक्त रहती है, और कंठ से ऊपर जो रहती है वो व्यक्त वाणी रहती है, व्यक्त आवाज रहती है। तो उदान वायु है नासा नाभि गलाशय, नाभि से जो निकलता है, नासा नाभि गलाशय गले में भी आता है, तो यहाँ पे उदान वायु की विकृति है। और दूसरा क्या है कि हमें स्वर भी आता है ना, तो स्वर भेद में बताया है कि वातज स्वर कैसा होता है, कर्कश होता है, जैसा कौआ बोलता है वैसा होता है, कर्कश होता है। पित्तज स्वर अलग होता है, कफज स्वर गंभीर होता है। तो ऐसे स्वर का ये बीमारी है, ये हमें स्वर भेद में भी देखना चाहिए। तो स्वर भेद कषाय हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, वो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर इंजुरी बार बार हो रही है, अगर कोई चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है, बहुत बोल रहा है, हंस रहा है, तो उसको ये होने का चांसेस है। या लेरिंजाइटिस हुआ, तो लेरिंजाइटिस को इन्फ्लेमेशन है, दाह पाक है, तो पित्तज स्वर भेद ऐसे बोलते हैं। और कफज वाला है वो कैंसरस में कफ वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वैसे ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन हम पक्षाघात और अर्दित जब मानते हैं तो ये वात की बीमारी है,
दूसरा बात है कि हम यहाँ पे सिरा और कंडरा पे इलाज कर रहे हैं तो पित्त का चिकित्सा करना है, मतलब विरेचन देना है। पक्षाघाते तो सहस्नेह विरेचनम, विरेचन करना सबसे अच्छा रहता है। और कुछ यहाँ पे वोकल कॉर्ड को स्ट्रेंथ देना है, क्योंकि पैरालिसिस हो गया है, तो कुछ बृहणीय द्रव्य देना है, वात शामक द्रव्य देना है। तो उसमें विदार्यादि कषायम देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। नयोपमम कषायम, भद्रदारवादी कषायम, कल्याणक कषायम बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से चूर्ण कल्पना में सारस्वत चूर्ण है। गले को अच्छा करना है तो यष्टि मधु जो है वो कंठ बताया है, गले को अच्छा करता है। तो यष्टि मधु चूर्ण को चूस चूस के लेने से बहुत अच्छा वहां पे मतलब अगर इंजुरी हो गया है तो वो हील कर देगा। इसी तरह से सीतोपलादी चूर्ण को भी चूस चूस के देने से हीलिंग अच्छे से होता है, कफ को भी वो निकाल देता है। इसी तरह से कुछ घृत कल्पनाएं देते हैं जो वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ देंगी, जैसे विदार्यादि घृतम है, अश्वगंधा घृतम है, विदारी कल्याणक घृतम है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से रस औषधियों में हम लोग यहाँ पे स्वर्ण भस्म देते हैं। फिर एक चंड मारुतम करके एक द्रव्य आता है, चंद मारुतम सिंदूरम, ये द्रव्य का प्रयोग करते हैं, सिद्धा मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करता है। वात कुलांतक रस या क्षय कुलांतक रस, क्षय कुलांतक रस के बारे में आयुर्वेद सार संग्रह में बताया है। यहाँ पे एक जगह वात का प्रकोप है तो धातु क्षय भी हुआ है। हमारे सर बताते हैं, जमदग्नि सर, कि कंठ जो है वह रक्त व स्रोतस का मूल स्थान शारंगर संहिता में बताया है। बाकी चरक सुश्रुत में बोला है, यकृत और प्लीहा को रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान बताया, लेकिन कंठ को इन्होंने बताया, किसने, शारंगधर ने बताया। तो वहां पे रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान, तो रक्त पे काम करने वाली जो भी दवाएं हैं, जैसे रक्तपाचक है, ताप्यादि लौ है, चंद्रकला रस है, नित्यानंद रस है, रक्त पे काम करने वाली सारी दवाएं, रक्त प्रसादन करने वाली सारी दवाइयां देने से ये स्वर भेद वगैरह में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वचा चूर्ण दें प्रतिसारण के लिए। रुद्राक्ष का चूर्ण देने से भी ऐसा अनुभव है, कषाय रस होता है रुद्राक्ष, वह जल्दी हील करता है। फिर पुन्नाक तेलम, जो सुपारी होता है उसको पुन्नाक बोलते हैं, सुपारी से सिद्ध किया हुआ तेल है वो, ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में व्याधि प्रतिनिक दवाई है, बहुत अच्छा फायदा करता है। आप सुपारी लेके आइए, उसको कूट के, पहले उसको छोटा छोटा पीसेस करके कूट के पाउडर बना के और उसको तेल सिद्ध करिए और वह पेशेंट को पीने के लिए दीजिए, कवल और गंडूश के लिए दीजिए, तो कषाय रस से वो इतना अच्छा हील कर देता है, ऐसा अनुभव में आया है। इसी तरह से रासनादि चूर्ण है, निम्ब अमृता एरंड तेल है, शीर बला तेल का नस्य है, और वहां पे अभ्यंग करना, कवल गंडूश करना बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से शिरोपिचू, शिरोबस्ती, ये है जब हम करते हैं लाक्षादि तेल का, सहचरादि तेल का, शीर बला तेल का, क्योंकि यहाँ पे वात भी बढ़ा है। हमने विरेचन तो करा दिया, सिरा स्नायु कंडरा इनको ठीक किया, लेकिन हमें वहां पे वात का भी शमन करना है, बल भी करना है, बल भी देना है, बृहण भी करना है, इसलिए और स्नेहन भी करना है, इसलिए शीर बला तेल, सहचरादि तेल, लाक्षादि तेल, लाक्षादि तेल संधान में करता है, बल और बृहण भी करता है, इसलिए कवल गंडूश और थोड़ा पीने के लिए भी देना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसको 3-4 महीना लगता है, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और बाकी पैरालिसिस की जो चिकित्सा है, महाकल्याण घृत दीजिए, महापंचगव्य घृत दीजिए, और हाइपरटेंशन है तो उसकी चिकित्सा करिए, इश्यमिक चेंजेस है तो उसकी चिकित्सा करिए, सब ठीक हो जाते हैं। पेशेंट को ना जब वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है तो मुंह मुंह में भी होता है ना, तो ड्रूलिंग होता है, बहुत प्रसेक होता है, तो उसमें तो यही सब हम लोग अर्धितवाद की चिकित्सा करते हैं। इसी तरह से मुस्तादी राज या अपना बस्ती देने से भी बल मिलता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। द्विपंचमूलादि बस्ती देने से भी, मतलब दशमूल के काढ़े की बस्ती देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रसायन में कुष्मांड रसायन देते हैं, और पेशेंट को अगर सांस लेने में तकलीफ है तो उसको धीरे धीरे हम प्राणायाम वगैरह बोलते हैं, और एक्सरसाइजेस कराते हैं, मुंह के अलग अलग, मुंह खोलना है, बंद करना है, अलग अलग आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे करना है, तो उससे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस ठीक होता है। एक्सरसाइज कराना भी बहुत जरूरी होता है। और बाकी आप लोग कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। कंठगण के सारे द्रव्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जी वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? वोकल कॉर्ड जो पैरालिसिस आप बता रहे हो, इसमें अपन जो गदगद मिनमिन का जो होता है वो उसका उससे तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो हकलाना होता है ना सर, उसमें तुतलाना, हकलाना। यहाँ पे वोकल कॉर्ड पैरालाइज्ड हो जाता है सर। पैरालिसिस जो रहता है उसमें ये कंडीशन रहता है, आवाज ही नहीं निकलती है। हकलाना तो उसमें अलग होता है क्या सर। है कि कफयुक्त बात शब्द वाहिनी धमनियों को आवृत करके मनुष्य की वाक शक्ति को कम कर देता है, या फिर उसको बंद कर देता है? यदि पैरालाइज्ड कर देता है गड़बड़ सर। हो
लूज क्या कर बोल? देता है सर। पैरालिसिस को हम कैसे बोलेंगे? पैरालाइज्ड हो जाता है सर, वो लूज पड़ जाते हैं। ये जो हकलाना उकलाना है ना, मिनमिन गदगदत, ये तो पूरी लाइफ रहता है कुछ लोगों को। मुकत्व मिनमिन गदगद, इसमें हम चिकित्सा समान कर सकते हैं, आयुर्वेद के जैसा कर सकते हैं। औषधि द्रव्यों में हम अक्कल कला जो रहता है, अकर कराब, सरस्वत चूर्ण, कल्याण कावले, वाक शुद्धिकर चूर्ण, समीर पन्नगरस, वैसा अर्जित जैसा कर सकते हैं वहां पे। लेकिन इसमें वायु कफानुबंधी होकर शब्दवहन करने वाली धमनियों का अवरोध करता है, रोगी को बोलने में कठिनता आती है, और वह तरतम भाव से अलग अलग तरह की आवाज बोलता है। लेकिन एनाटॉमिकली अगर देखें तो पैरालिसिस अलग है, और मिनमिन और गदगदत्व ये थोड़ा अलग है। ठीक सर। मतलब मिनमिन और गदगद में पूरा पैरालाइज नहीं होता है, उसकी वोकल कॉर्ड ठीक है, लेकिन जो वायु निकलना चाहिए, उदान वायु, वो अच्छे से नहीं निकल पाता है। वो मतलब बोलने में उसको तकलीफ होती है या अटकता है वो कहीं, उसमें पैरालाइज नहीं होता है। ये पैरालाइज मतलब पूरा पैरालाइज हो गया है एक साइड का। मैंने तो ऐसे अंदाज किया कि उसके में अर्जित में तो क्या पूरे चेहरे का ही होता है, और इसमें केवल लोकलत है, जो उसकी जो शब्द सब वाणी है उसी में तो दिक्कत आ रही है, कि उसके हिसाब से इसको हाँ, अपन जो लेकिन आवाज ऐसी करता है वो जनरली आवाज उसकी निकलती नहीं है। अब शाहरुख ऐसा खान भी उसको मालूम भी नहीं किरण पड़ता बोल तो रहा है, उसकी। वो किरण ठीक से नहीं बोल पा रहे, तो उसको हम वोकल कॉर्ड पैरालिसिस तो ना बोलेंगे, वो तो हकला रहा है ना बोलते टाइम। वो तो हो सकता है कि डर भी हो उसको, बोलने के टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, घबरा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है कोई चीज को, वो तो अलग चीज हो गया। ऐसे पेशेंट आते हैं कि जनरली में उसके एक दिन पहले बिल्कुल सही था, दूसरे दिन आके वो ये कहता है कि कि मुझे मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, या मुझे निगला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, तो वो उसके सर उसके पास से लैरिंजाइटिस फेरेंजाइटिस, वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है सर। ठीक सर, थैंक यू। वो बोला नहीं जा रहा, वो स्वर भेद हो सकता है, गले में इन्फ्लेमेशन हो गया, उसने कुछ तो ठंडा चीज खाया या गंदा पानी पिया। एक पेशेंट आए, बोले मैंने गन्ने का रस पिया जहाँ पे मक्खियां लगी थी, वो मैंने पी लिया और उनका गला बैठ गया, ठंडा गर्मी के दिन में पी लिया। तो वहां पे मैंने देखा, चेक कराया तो फेरिंजाइटिस था, लैरिंजाइटिस था। लैरिंग से ना वहां पे इन्फ्लेमेशन था, सूजन था, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, वो तो इन्फ्लेमेशन हो गया। यहाँ पे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुआ है, इसी को डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये जैसे आपको दिख रहा है लेफ्ट कॉर्ड पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड हो गया है जी। अब है सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? आदरणीय अभय सर, आपने पेशेंट देखे होंगे। हाँ, पेशेंट देखे पर सर बहुत बहुत दिन हो गए, ट्रीटमेंट नहीं दिया मैंने कभी। सर आप अगर देते तो ठीक हो जाते, अभी आप करने हम्म, वाले हैं सब। हाँ नहीं, मैं इधर नहीं, मुंबई में था तब देखे, इधर अभी तो नहीं। जी ठीक है सर, आप लोग पेशेंट देखिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और आप अपना अनुभव जरूर बताइएगा। मेरा जो लेक्चर होता है हर रोज एक नया टॉपिक पे होता है, और मैं ढूंढ ढूंढ के आप लोग के लिए नोट्स बना के लेके आता हूँ, केवल आप लोग के लिए लेके आता हूँ। मेरा मेहनत जरूर सफल होगा जिस दिन आपके हाथ से सारे पेशेंट ठीक होते जाएंगे। तो माधुरी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं, मुंबई की डॉक्टर? नहीं, तो ठीक है, मैं अभी, माधुरी मैम कुछ बोलने, बोलिए बोलिए मैम। नहीं सर, मैंने कभी ट्रीट नहीं किया, ऐसा पेशेंट आया नहीं मेरे देखा पास। है क्या कभी इंटर्नशिप में या सर कभी या पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं ना, उनको बोलना नहीं होता है ना, आता नहीं था ऐसे, वो उसमें होता है उनका ये हाँ, तो vocal वो cord, बताइए, ठीक वो है। कैसे रहते हैं, वो कैसे रहते वो हैं? मतलब सर, वो समझो एक बार जो पैरालाइज्ड है, या वो मुंह टेढ़ा रहता है, और ना हाँ एकदम अस्पष्ट बोलते हैं, उनके शब्द समझ नहीं आते तो क्लियरली। वही 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 होता हाँ है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, वोकल कॉर्ड में हो गया तो वही चीज है, वही हाँ, चीज। वो देखे हैं ऐसे, पर कभी ट्रीट नहीं किया सर। हाँ, तो आप करिएगा ट्रीटमेंट, हाँ सर। नॉर्मल ट्रीटमेंट ही करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कवल गंडूस भी ऐड कर देते हैं। और जो हाँ मैंने सर, ये बताया, विदार्याधिकृत है, सर सुपारी का नस से दे सकते हैं उसमें। नस से दे सकते हैं, हाँ। हम्म। हाँ, और रक्त धातु को प्रसादन करने वाली दवाइयां देते हैं, जैसे कि ताप्यादिलौ, स्वर्ण माक्षिक भस्म, और चंद्रकला रस, और नित्यानंद रस। रक्त धातु को अच्छा करेंगे, रक्तपाचक, और दाड़िमावले, दाड़िमादिघृत,
रक्त धातु को अच्छा करेंगे तो अच्छा से वो सारे धातु श्रृंखला से वो व्याधि अच्छा मतलब हेतु को साम्य किया ना, जिस हेतु से ये हुआ है उसको साम्य अवस्था में लाया तो जो नया धातु बनेगा, नए सेल बनेंगे, वो इसको ठीक कर देंगे। हाँ वीना मैम बताइए आप। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट है और उसको हेमीप्लेजिया हो गया था, अर्दित हो गया था। और वो पहले थोड़ा बोलने में पहले से ही बचपन से ही हकलाते हैं, मगर वो ज्यादा घर वाले बोल रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता। तो उसमें मैंने हेमीप्लेजिया की चिकित्सा देते टाइम मैंने उनको बला नस्य चंदन बला लाक्षा दी, बाह्योपचार के भी दिया था, नस्य के लिए भी दिया था और हमेशा की और ये बस्ती दिया सर। 1 साल 1.5 साल मैं उनको बस्ती दे रही हूँ, तिक्तक क्षीर बस्ती। उससे उनका स्वर उनको कभी तो भी मैं अपने यहाँ पे बुलाऊंगी सर, रात के सेशन में उनको हाँ हाँ दिखाने को। बुलाइए। हाँ, हाँ अभी उनका स्वर अच्छा है। सामने वाले को वो क्या बोलते हैं वो समझ में आता है अभी। मगर 1.5 साल से हम उनको तिक्तक क्षीर बस्ती दे रहे हैं सर। तो उनका स्वर अच्छा हुआ है अभी और चलते भी है, हेमीप्लेजिया भी उनका कम हो गया है। हाँ जी। सर। हाँ, हाँ मतलब होता है ना ठीक। करेक्ट होता है सर, होता हाँ है। तो मगर यही पेशेंट स्नेहन की भी को प्रक्रिया। हाँ पेशेंट कोऑपरेटिव होना चाहिए। और मेरे निदर्शन में ये आता है सर कि वो हस्बैंड बीमार है तो बीवी उसकी बहुत अच्छी सेवा करती है। सेवा करने वाला कोई नहीं है तो नहीं करेक्ट होते सर। बस्ती देने के लिए भी मनुष्य अलग दूसरे कोई तो भी लगता है घर में। मगर बीबी है उनकी, वो बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है। और हम अभी अल्टरनेट डे बस्ती दे रहे हैं, तिक्तक क्षीर बस्ती सिर्फ। वो दे रहे हैं लेकिन आप नस से भी दीजिए और वहां पे नस- कवल गंडूश भी कराइए। हाँ सर, दे दे दिया है वो भी। वो मगर दे। हाँ, वो करेक्ट हो गया है अभी, बोलने को अच्छा आ रहा है, चलने को आ रहा है, हाँ अच्छा व्यायाम करते तो वो नस्य म्हणजे क्या बोलते हम मराठी में बोलू मैं एक हाँ शब्द? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हा, क्योंकि मला आता कंटाळा आला ही सगळी औषधं नाही घेण्याचा. तुम्ही कंटाळा करू नका, तुम्ही काहीतरी चेंज करून द्या। जैसा अश्वगंधा घृत द्या, विदारे आदि घृत द्या, कवल गंडूश करने दे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये कंटाला ना करें। कंटाला मतलब कि खुद से आप पेशेंस मत तोड़िए और हिम्मत मत छोड़िए। आप क्या करिए, नहीं, कवल गंडूश को दीजिए अश्वगंधा घृत, विदारे आदि घृत, ऐसे घृत दीजिए उनको कवल गंडूश को। उससे मसल या यष्टि मधु घृत कितना बढ़िया है, संधान हाँ, भी करेगा, कंठे भी है। यष्टि मधु घृत बोलिए मुंह में डाल के, और उससे गला अच्छा हो जाएगा। और हमारे सर ओके, के फॉर्मूला बुक में स्वर भेद कषाय है, वो दीजिए। 3 महीने पेशेंट एकदम ठीक। अच्छा, हाँ। ओके। और डॉक्टर को कभी कंटाला नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं कंटाळा सर, वो पेशेंट बोल रहे हैं ना। अच्छा तो पेशेंट को हाँ, बोलिए कि आप ऐसे भी तो जी ही रहे हैं, तो थोड़ा कोशिश करके ठीक होके जियो, अपना लाइफ को एंजॉय करो। वो बहुत अच्छा हो गए, वो जीना भी नीचे तक आ रहे हैं अभी। हाँ बहुत अच्छा हो गए सर। ना, आपने किया, प्राउड ऑफ यू मैम। नहीं सर, पढ़ पढ़ के थोड़ा यहाँ का वहाँ का सुन के और अभी आपके पास आई है तो आपका पूरा गाइडेंस मिल रहा है सर। हाँ पूजा मैम राजकोट की मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सर इसमें हम नस्य कौन सा दे सकते नस हैं से सर? ब्रीहन करने वाले, स्नेहन शमन और ब्रीहन वाले, जैसे शीरबला तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, धानवंत। लेकिन ऐसा तेल डालिए कि जो लिया जा सके। ऐसा नहीं कि आप कोई तेल डाल रहे हैं और पेशेंट को इरिटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी सर। जो भी तेल डालें ज्यादा मात्रा में नस से डालें, जो ब्रीहन करे वहां पे। जी सर। और सर पेशेंट को घृतपान करवाना है? घृतपान कराना है ना, अग्नि को बढ़ा के। जी सर। पक्षाघात की सर सारी चिकित्सा करने से फायदा होता है।
हमारा आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि केवल गले का तो गले का, आंख का तो आंख का, ऐसा नहीं है। हम होलिस्टिक सर अप्रोच रखते हैं। हाँ। मेरे एक रिलेटिव है, उनको पक्षाघात हुआ था। हम्म। अभी उनकी रिकवरी तो काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी क्या है कि उनकी जो मूवमेंट है वो अभी तक पूरी की मतलब वैसे की वैसी नहीं आई है। क्योंकि तो वो उनको उनके बारे आपने उनको किसी वैद्य ने वो नहीं किया, पक्षाघाते तो सहस्र विरेचनम, उनकी संप्राप्ति ठीक से भंग नहीं हुई, मतलब वायु का अनुलोम गति अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। आपको ये जी जी केस ले लेना चाहिए और आप बोलिए कि मैं 3 से 6 महीना में ठीक करके दूंगी। जी सर, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि मतलब मुझे उनको क्या एडवाइस देनी चाहिए आप उनको बोलिए कि उनका। पहले 12 दिन आप एरंड तेल पीजिए, सस्नेह जी विरेचनम कराइए, और उसके बाद में जी आप उनको जी बस्ती दीजिए, उनको नाड़ी स्वेद कराइए, वहां पे स्नेहन स्वेदन, अभ्यंग शालीषष्टिक पिंड स्वेद कराइए। इंटरनल दवाई जी में सर एकांग वीर रस, रसराज रस, महावाद विध्वंस रस, ताप्यादि लौ, नवायस लौ, और महाकल्याणक रेत, महापैशाचिक, बहुत सारा मैं बता रहा हूँ। और जी बृहत्वर जी चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे द्रव्य दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। जी सर। और सर विरेचन, बस्ती बस्ती में हमें क्षीर बस्ती करनी है ना? पित्तक क्षीर बस्ती दीजिए, या धन्वंतर तेल दशमूल काढ़े का दीजिए, सहचरादि तेल का दीजिए, बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल का, चंदन वाला लाक्षादि तेल, बल देने वाला बस्ती देना है। जी सर पहले तो जी वायु को अनुलोमित करना है, एरंड तेल से रोज रोज दे के प्राण वायु को अनुलोमन के कंडीशन में लाना है, क्योंकि प्राण वायु सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ज्ञानेंद्रियों को। तो हमें जी प्राण वायु को प्राकृत गति में लाना है। तो विरेचन होने से, जैसे अपान का गति नीचे है, वैसे प्राण का भी गति नीचे है। तो जब आप वो करेंगे तो अपने आप वो ठीक होगा। एरंड तेल दीजिए, या घृत पान करा के त्रिवित लेहम दीजिए, जी सर। दो ऑप्शन है। एरंड तेल ही अभी एडवाइस करती हूँ सर। और और एरंड सर तेल में सिंदरी मैंने डाल के, उनका गर्म पानी डाल के। हाँ बोलिए। जी सर। और मैंने उनका हिस्ट्री लिया तो उसमें क्या जानने मिला कि उनका जो मतलब पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव पावर बिल्कुल वीक है सर। जो कुछ भी खाते हैं तो फिर उन्हें तुरंत ही टॉयलेट जाना पड़ता है सर। तो मैंने मतलब पहले पाचन तंत्र पे ही काम करना शुरू किया है सर। हाँ, ग्रहणी कला की दृष्टि है ना, आईबीएस है, इरिटेबल जी बाउल सिंड्रोम। तो जी और सर। क्या है, पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला। पित्त धरा कला को अच्छा करना है तो आप परपटिकल्प दे सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी, लक्षुणादि वटी, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, जी ऐसे दीपन पाचन करके आसवरिश दे सकते हैं, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, बलारिष्ट, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ऐसे आसवरिश दे के अग्नि बढ़ा के तब करें तो ज्यादा जल्दी फायदा होगा। जी सर जी और पूजा में आपने जो ये मनुष्य जन्म लिया है, वो ये पवित्र काम करने के लिए लिया है, तो आप उनको हाँ बोलिए मैं ठीक करूंगी, कोशिश करिए, हाँ भगवान आपका साथ देंगे, हो जाएगा ठीक। जी सर। और सर मुझे ये कहना था कि अभी तक मैं मतलब नॉर्मल बच्चों के लिए ही सुवर्ण प्राशन बनाती थी सर। उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मतलब हाँ मिले थे मुझे। हाँ तो सर अभी मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि सर जो मेंटली रिटार्ड बच्चे होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब वैसे तो वो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब मतलब एक डॉक्टर की नजर से देखते हैं तो पता चलता है कि सर उनके माइलस्टोन्स डिले है सर। हाँ, तो सर अभी मैं उन बच्चों के लिए सुवर्ण दीजिए ना प्राशन दीजिए। हाँ सर मॉडिफाई करके बनाना चाहती हूँ सर। तो सर उसमें हमें एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब मैं उसमें अभी महाब्राह्मी घृत जो आपसे लिया हुआ है वो यूज करती हूँ, तो हाँ सर हाँ, घृत मुझे चेंज करना चाहिए? नहीं नहीं, वही सब यूज करिए। उसमें आप और क्या कर सकते हैं, जैसे महाकल्याण घृत, महापैशाचे घृत, महापंचगव्य घृत, सारस्वत जी घृत, ये सब ऐड जी कर जी सकते हैं। जी सर। वो ऐड कर, और लेकिन इसके ही रिजल्ट आ रहे तो यही दीजिए आप। हाँ सर। और सर मैं सिल्वर मतलब सुवर्ण भस्म, रजत भस्म और लोह भस्म तीनों भस्म यूज करती हूँ। और मेत्य चारों मेत्य रसायन, गिलोय सत्व,
ऐसे करके 8 पाउडर ड्रग्स यूज करती हूँ। तो सर वो तो मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना है कि उसमें कुछ कंटिन्यू फेरफार? करना है, उसमें और ऐड करना है तो जो जैसे बीमारी है वैसे पंचामृत लौह गुगुल दीजिए, ब्राह्मी वटी दीजिए, स्मृति सागर रस दीजिए, जो जी माइंड पे सर। काम करते हैं वैसे। और नस्य में जी ब्राह्मी तेल, वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, वो सब नस्य दीजिए। जी सर। जी आप जी पूजा सर। में बहुत थैंक अच्छा यू। करने वाली है, आपको मालूम नहीं है आप इतना पवित्र काम कर रही हैं। आपको सच में मालूम नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैंने आपका नाम सुना है बहुत लोगों से, बहुत अच्छा कर रही हैं जी आप। सर। मतलब अभी क्या है कि सर मैंने 2 मतलब लाइन चूज कर लिए हैं कि सर मैं एक तो इनफर्टिलिटी पे वर्क करूंगी और सर दूसरा मुझे ये मतलब मानसिक विकार पे वर्क करना हाँ है सर। हाँ, करिए, बहुत अच्छा। जी जी। और राजकोट थैंक यू। में कैसा है, आपका पूरा प्रसार प्रचार हो जाएगा। आप अच्छा अच्छा काम करिए, लोगों जी को ठीक करिए, अच्छा हो जाएगा आपका। जी सर। जी थैंक यू सर। तो मैम, हाँ, और जी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलना है तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। मैं सुबह आज लेक्चर लेने वाला था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था, तो सारे वो सब ऐसे लैपटॉप भी जल गया, सब जल गए, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो मैं सुबह का लेक्चर नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी आज 9 बजे करेंगे और कल सुबह करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।